Hello everyone. In this video we are going to discuss about neuromuscular junction. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है? एसोसिएशन होता है, क्लोज एसोसिएशन बिटवीन द जो ये टर्मिनल है, बिटवीन द टर्मिनल ऑफ मोटर नर्व फाइबर जिसको हम बोलते हैं एक्सोन टर्मिनल एंड द कोरस्पॉन्डिंग मसल फाइबर, जो भी यहाँ पे इसे कोरस्पॉन्ड में मसल फाइबर प्रेजेंट होगा उनके बीच के क्लोज एसोसिएशन को बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। यानी कि ये न्यूरॉन का एक पार्ट हो गया और ये मसल का पार्ट हो गया, तो न्यूरॉन और मसल के बीच में जो जंक्शन फॉर्म हुआ है उसको ही न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। अब इसके अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट इज द प्री साइनेप्टिक सेल, जो एक्सोन टर्मिनल है उसको प्री साइनेप्टिक सेल बोलते हैं। इसके बाद साइनेप्टिक क्लेफ्ट बनता है, जो ये यहाँ पे पोर्शन है बिटवीन एक्सोन टर्मिनल एंड नेक्स्ट जो पोस्ट साइनेप्टिक सेल है उसके बीच को हम बोलेंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट। एंड देन पोस्ट साइनेप्टिक सेल होगी, जो कि क्या होगी, यहाँ पे जो भी मसल है एडजेसेंट में जो भी मसल फाइबर प्रेजेंट है वो क्या फॉर्म करेगी, पोस्ट साइनेप्टिक सेल फॉर्म करेगी। अब ये फंक्शन कैसे करता है, क्या क्या इसके अंदर चेंजेज आते हैं। जैसे ही कोई यहाँ पे एक्सोन्स क्या करेंगे, अब कोई भी एक्शन पोटेंशियल लेके आएंगे या फिर हम बोलते हैं इम्पल्स लेके आएंगे, जिसको हम मोटर नर्व इम्पल बोलेंगे। तो मोटर नर्व इम्पल जब इसके अंदर आएगा, जो भी एक्सोन टर्मिनल है या फिर प्री साइनेप्टिक सेल है, तो वो कहाँ जाएगा, नेक्स्ट पास करना है हमें। पास कहाँ पे करना है, जो भी पोस्ट साइनेप्टिक सेल है थ्रू साइनेप्टिक क्लेफ्ट के थ्रू। अब जैसे ही यहाँ पे कोई इम्पल आया, नर्व इम्पल आया, नर्व इम्पल आते ही क्या होगा, परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। किसके लिए इंक्रीज होगी, यहाँ पे कैल्शियम आयन के लिए। तो जो भी चैनल्स है वो ओपन हो जाएंगे और कैल्शियम आयन्स क्या करना स्टार्ट कर देंगे, अंदर आना स्टार्ट कर देंगे इन द एक्सोन टर्मिनल या फिर प्री साइनेप्टिक सेल के अंदर। तो जैसे ही एक्सोन पोटेंशियल क्रिएट हुआ, एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होगा, वैसे ही क्या हो जाएगा, जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स हैं, कैल्शियम आयन चैनल्स हैं, वो ओपन हो जाएंगे और कैल्शियम क्या करेगा, मोटर एंड प्लेट के अंदर एंटर करेगा। अब एंटर करने के बाद क्या होगा, तो यहाँ पे कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन मोटर एंड प्लेट के अंदर इंक्रीज हो जाएगी। इसके बाद ये जो इंक्रीज हुई है यहाँ पे कंसंट्रेशन, ये क्या करेगी, जो साइनेप्टिक वेसिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ये साइनेप्टिक वेसिकल्स यहाँ पे एसिटाइल कोलिन रिलीज करना स्टार्ट कर देंगे, जिसको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो कैल्शियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई तो साइनेप्टिक वेसिकल्स ने क्या किया, यहाँ पे जो भी इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट है जिसको एसिटाइल कोलिन बोलते हैं, वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो रिलीज होगा, रिलीज होने के बाद मोटर एंड प्लेट से ही जाएगा नेक्स्ट जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है उसके अंदर। अब यहाँ पे क्या होगा, जो नेक्स्ट पोस्ट साइनेप्टिक सेल है वहाँ उसके ऊपर उसके सार्कोलेमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक सेल को हम बोलेंगे सार्कोलेमा। तो सार्कोलेमा के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। रिसेप्टर क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे लिगेंड आएगा, जो न्यूरोट्रांसमीटर आएगा, उससे ये बाउंड हो जाएंगे। तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेगा, जो भी यहाँ पे रिसेप्टर है उससे बाउंड हो जाएगा। बाउंड होने के बाद क्या करेगा, ये जो सार्कोलेमा है, जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो भी मसल एडजेसेंट मसल या फिर पोस्ट साइनेप्टिक सेल है उसकी, तो ये सार्कोलेमा की जैसे ही लिगेंड रिसेप्टर से बाइंड करेगा, एसिटाइल कोलिन अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा, तो यहाँ पे ये सार्कोलेमा क्या करेगा, इसकी जो परमेबिलिटी है सोडियम आयंस के लिए वो इंक्रीज हो जाएगी। तो सोडियम आयन के लिए इंक्रीज हो जाएगी और देन पोटेशियम आयन, तो पोटेशियम आयन क्या करेंगे, यहाँ पे कम अंदर जाएंगे देन द सोडियम आयन, सोडियम ज़्यादा अंदर जाएंगे। अब सोडियम आयन्स यहाँ पे ज़्यादा जाएंगे तो यहाँ पे सोडियम आयन ज़्यादा हो जाएंगे। तो पहले हमारी जो कंडीशन थी वो थी जो सेल है या फिर जो भी हमारी हम बात कर रहे हैं कि एंड प्लेट की या फिर हम मोटर एंड प्लेट की बात करें, तो उसके अंदर क्या था, अब तक कंडीशन थी कि जो सेल के बाहर है वो पॉजिटिव चार्जेस थे ज़्यादा इन कंपैरिजन टू इनसाइड द सेल, और सेल के अंदर क्या था, इनसाइड लेस पॉजिटिव चार्ज थे, या फिर हम बोल सकते कि उस साइड नेगेटिव चार्जेस थे और बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्जेस थे। इन कंपैरिजन में बात कर रहे हैं इनसाइड एंड आउटसाइड की। अब क्या हो गया, अब जो हमारी कंडीशन है कि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा अंदर गए, तो इस कंडीशन में क्या होगा, पॉजिटिव चार्जेस अंदर ज़्यादा हो गए हैं देन आउटसाइड, या फिर नेगेटिव चार्जेस जो है वो बाहर की साइड चले गए और पॉजिटिव चार्जेस क्या है अंदर आ गए। तो ये कंडीशन क्या कोज हो जाती है यहाँ पे, डीपोलराइजेशन की।
यानी जो पोलैरिटी थी वो क्या हो गई, यहाँ पे उल्टी हो गई है, वो डीपोलैरिटी शो करेगा या फिर डीपोलराइज्ड जिसको हम बोलते हैं। डीपोलराइज के लिए जो वैल्यू होती है एक्शन पोटेंशियल वो चला जाता है +45 to 50 मिली वोल्ट, इतना चला जाता है। अब इसके बाद क्या होगा, अब एसिटाइल कोलिन भी एक एंजाइम होता है, एसिटाइल कोलिन स्टरेज एंजाइम, जिसकी हेल्प से इनएक्टिव कर दिया जाएगा। अगर ये इनफ अमाउंट में यहाँ पे आ गया है, बाइंड हो गया है, और जो भी हमारी डीपोलराइजेशन है वो जितना एक्शन पोटेंशियल था उतना आ चुका है, अब इसके बाद जो एसिटाइल कोलिन है वो क्या कर दिया जाएगा, इनएक्टिवेट कर दिया जाएगा थ्रू एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम की हेल्प से। तो ऐसे करके जो भी मोटर एंड प्लेट है उससे नेक्स्ट जो भी चार्जेस या फिर कंडक्शन होती है वो जाती है। पहले प्री साइनेप्टिक सेल के अंदर आएगी, फिर साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर आएगी, एंड देन पोस्ट साइनेप्टिक सेल के अंदर चली जाएगी। और ये क्या है, पोस्ट साइनेप्टिक सेल जो भी मसल है, और मसल क्या करेगी, अब रिस्पॉन्स शो करेगी। पूरी जो मसल है उसके अंदर क्या हो जाएगा, ये जो भी एक्शन पोटेंशियल थी यहाँ वहाँ पे वो क्या हो जाएगी, डिफ्यूज आउट हो जाएगी और वो रिस्पॉन्स शो करेगी। सिग्निफिकेंस क्या होंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वो हाईली स्टेबल होता है न्यूरो ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व। जो भी ये एंड प्लेट है, नर्व एंड प्लेट है, इससे नेक्स्ट जो भी मसल के अंदर सिग्नल भेजना है या फिर जो नर्व फाइबर या फिर एक्शन पोटेंशियल जाएगी, इम्पल्स जाएंगी, वो क्या हो जाएंगी यहाँ पे नेक्स्ट। इसमें ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वो हाईली सुटेबल होता है जो भी कंडक्शन होती है उसको सार्कोलेमा के अंदर ट्रांसफ़र करने के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिजिकल चेंजेस इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन जब होगी, फिजिकल एंड बायोकेमिकल दो टाइप के चेंजेस आते हैं। फर्स्ट हम फिजिकल पढ़ेंगे, देन बायोकेमिकल डिस्कस करेंगे। तो फिजिकल चेंजेस क्या क्या आएंगे, फर्स्ट होगा शॉर्टनिंग ऑफ द मसल फाइबर। जो भी मसल फाइबर था उसकी शॉर्टनिंग हो जाएगी, और जो मसल फाइबर है वो 60 to 70% इसकी जो शॉर्ट हो जाता है, जो पूरी लेंथ थी उससे ये शॉर्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, जो सार्कोमियर होता है, एक जेड लाइन होती है और नेक्स्ट जेड लाइन के बीच का जो रीजन होता है उसको सार्कोमियर बोलते हैं। इसके अंदर कौन कौन से चेंजेस आएंगे, जो अलग अलग बैंड्स प्रेजेंट थे, ए बैंड, आई बैंड, तो सार्कोमियर के अंदर प्रेजेंट थे वो सारे के सारे बैंड। तो कौन कौन से चेंजेस आएंगे वो हम बायोकेमिकल चेंजेस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज द विस्कोसिटी। मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से विस्कोसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, या फिर जो डेंसिटी होती है वो भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। तो बोथ डेंसिटी एंड विस्कोसिटी जो सार्कोप्लाज्म है उसकी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट इज द टोनिसिटी। टोनिसिटी क्या होती है, टोनिसिटी को हम मसल टोन और टोनस बोलते हैं। जब भी कोई मसल पहले क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, देन रिलैक्स होगी, तो जो रिलैक्स का जो पीरियड होगा उस टाइम पे जो मसल्स है वो पार्शियली कॉन्ट्रैक्शन में रहेगी, और इस स्टेट ऑफ पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन को ही हम बोलते हैं मसल टोन और टोनस। अबाउट 5% जो मोटर यूनिट्स होती हैं जितनी भी, वो रिलैक्स स्केलेटल मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन शो करती है तो वो रिलैक्स स्टेज में, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्शन शो करती है 5%, अबाउट 5% कॉन्ट्रैक्शन शो करेंगी। अब इसके बाद क्या होता है, जो भी मोटर यूनिट्स है वो रोटेट करती है, रोटेशन में रहती है। रोटेशन में क्यों रहती है, ताकि कोई भी ओवरवर्क ना हो, कोई भी एक जो मोटर यूनिट है वो सारा ही फंक्शन परफॉर्म ना करे, क्योंकि सारा एक ही फंक्शन परफॉर्म करेगी तो फैटिग हो जाएगी जल्दी। तो इस वजह से ये रोटेशन में रहती है जो भी मोटर यूनिट्स है, और आपस में क्या करती है, ये कंटिन्यूस जो फ्लो है नर्व इम्पल्स का वो चलता रहता है मसल फाइबर्स के अंदर। अब जैसे ही कोई मसल फाइबर डीनर्वेटेड होगा, यानी उसके अंदर जो नर्व इम्पल्स थी वो बंद हो जाएंगी। डीनर्वेटेड होने के बाद जो टोन थी वो भी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट जो चेंज है हीट प्रोडक्शन। फिजिकल चेंजेस में नेक्स्ट हीट प्रोडक्शन होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे। तो हीट प्रोडक्शन के अंदर क्या होगा, जो जब भी मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी तो जो फोस्फोजेंस होंगे, हाई एनर्जी फॉस्फेट जो कंपाउंड्स होंगे, लाइक फोस्फोक्रेटिनिन हो गया या फिर एटीपी हो गया, वो क्या करेंगे, एनर्जी को रिलीज़ करेंगे या फिर हीट को रिलीज़ करेंगे। इस एनर्जी में से कुछ तो पार्शली जो होती है, अबाउट 2/3 जो रिलीज एनर्जी का होता है वो मसल
कॉन्ट्रैक्शन के अंदर यूज हो जाएगा। और जो लास्ट पार्ट है एनर्जी का वो थर्मल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और ये जो थर्मल एनर्जी है वो थर्मल जैसे वर्ड टेम्परेचर से रिलेटेड होता है, तो जो भी बॉडी का टेम्परेचर है या फिर जिसको हम बोलते हैं होम्योथर्मी, उसको मेंटेन करने में काम आ जाएगी। तो जो भी एनर्जी रिलीज़ हुई है, जो भी हीट रिलीज़ हुई है, उसको एक इंस्ट्रूमेंट होता है थर्मोपाइल, उसके थ्रू मेज़र करते हैं और इसको एक्सप्रेस करते हैं ग्राम कैलोरीज के अंदर। अब इसके अंदर भी 2 फेजेस के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे। फर्स्ट इज़ द इनिशियल हीट प्रोडक्शन और सेकेंड होता है रिकवरी हीट और डिलेड हीट प्रोडक्शन। 2 टाइम पे हीट प्रोड्यूस होगी। जो इनिशियल हीट प्रोडक्शन है उसके अंदर क्या होगा, इनिशियली यानी कि जब जो भी मोमेंट होगी, जिस टाइम पे कोई भी स्टिमुलस आएगा, स्टिमुलस आते ही और जो कॉन्ट्रैक्शन तक, जो पूरी कॉन्ट्रैक्शन साइकिल होगी उस तक जो हीट प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, इनिशियल हीट प्रोडक्शन। अब इनिशियल हीट प्रोडक्शन के अंदर भी एक टर्म आती है एक्टिवेशन हीट। एक्टिवेशन हीट क्या होती है, ये ड्यू टू रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम एल ट्यूब्यूल, एल ट्यूब्यूल से जो भी कैल्शियम आयन रिलीज होंगे उसकी वजह से होगी एक्टिवेशन हीट। एक्टिवेशन हीट के बाद नेक्स्ट जो हीट होगी वो होगी कॉन्ट्रैक्शन हीट। कॉन्ट्रैक्शन हीट जो है ये प्रोड्यूस की जाती है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ क्रॉस हेड्स ऑफ मायोसिन। जो मायोसिन की क्रॉस हेड्स रोटेशन शो करते हैं उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होगी उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन हीट। एंड थर्ड होगी हीट फॉर द वर्क डन। जो वर्क डन के लिए हीट होगी ये होगी ड्यू टू हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी। एटीपी का हाइड्रोलिसिस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एडीपी के अंदर हो जाएगा, तो उस टाइम पे जो ये हाइड्रोलिसिस होगा उस टाइम पे हीट प्रोडक्शन होगी फॉर द वर्क डन। हीट प्रोडक्शन फॉर द वर्क डन को बोलते हैं फैन इफेक्ट। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आ सकता है व्हाट इज फैन इफेक्ट। तो फैन इफेक्ट क्या हो जाएगा, हीट फॉर द वर्क डन, और ये क्यों प्रोड्यूस होती है, ड्यू टू हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी। नेक्स्ट इज द रिकवरी हीट और डिलेड हीट प्रोडक्शन। नाम से ही पता चल रहा है रिकवरी, यानी कि इस टाइम पे रिलैक्सेशन हो रही होगी, जो मसल फाइबर्स है उनकी रिलैक्सेशन होगी इस टाइम पे, और इसके बाद भी रिलैक्सेशन के बाद भी जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, रिकवरी हीट या फिर डिलेड हीट प्रोडक्शन। अब ये प्रोड्यूस क्यों होगा, ये प्रोड्यूस होता है जैसे केमिकल प्रोसेसेस होती है, रीसिंथेसिस ऑफ एटीपी होगा, उसकी वजह से जो भी एनर्जी रिलीज होगी वो क्या होगी, डिलेड हीट प्रोडक्शन में आएगी। या फिर इसके अलावा जो हीट होगी केमिकल कंपाउंड जो ब्रोकन होंगे, जो भी केमिकल कंपाउंड ब्रोकन होंगे उस टाइम पे जो हीट प्रोड्यूस होगी वो भी क्या होगी, रिकवरी हीट और डिलेड हीट प्रोडक्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट चेंज है फिजिकल चेंज, नेक्स्ट फिजिकल चेंज है इलेक्ट्रिकल चेंजेस, यानी मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे क्या क्या इलेक्ट्रिकल चेंजेस आते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल चेंजेस के अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो फर्स्ट क्या होगा, मसल फाइबर जो एक्स एक्सिस है वहाँ पे टाइम होगा, वाई एक्सिस पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल प्रेजेंट है मिली वोल्ट में जो होगी। अब फर्स्टली क्या होगा, जो मसल फाइबर है वो क्या होगा, सिंपली वो होगा रेस्टिंग पोटेंशियल पे, रेस्टिंग पोटेंशियल पे यानी कि -90 मिली वोल्ट पे ये प्रेजेंट होगा। अब ये जो प्रेजेंट है तो इस टाइम पे क्या होगा, जो भी मेम्ब्रेन है या फिर जो हम इनर और आउटसाइड सरफेस की बात करें तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा आउटसाइड पे और इलेक्ट्रो नेगेटिव होगा इनर साइड पे। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो रेस्टिंग पोटेंशियल होगी उस टाइम पे जो चार्जेस होंगे वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव आउटर साइड पे होगा एंड इलेक्ट्रो नेगेटिव इनर सरफेस के अंदर प्रेजेंट होगा। जैसे ही मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये क्या करेगा, यहाँ से ऐसे डीपोलराइजेशन करेगा और उसके बाद ये +30 के ऊपर पहुँच जाएगा, या फिर +45 to 50 +50 मिली वोल्ट भी हम बोलते हैं, जिससे डीपोलराइजेशन डिवेल्प होगी और वापिस से क्या हो जाएगा, ये नीचे की तरफ आएगा। ये सिर्फ होता है 2 मिली सेकेंड्स के लिए। जो एक्शन डिवेल्प हुई है जो इलेक्ट्रिकल चेंजेस के थ्रू वो क्या होगा, सिर्फ 2 to 3 मिली सेकेंड्स के लिए होगा और इसके बाद क्या हो जाएगी, वापिस से रिलैक्सेशन हो जाएगी।
ये जो भी इलेक्ट्रिकल चेंजेस होते हैं कि एक बार डीपोलराइजेशन हुई, फिर रीपोलराइजेशन हुई और फिर वापस से क्या हो जाएगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आ गया। तो ये जो इलेक्ट्रिकल चेंजेस है ये डिटेक्ट किए जाते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं इनथोवन्स स्ट्रिंग गैल्वेनोमीटर या फिर कैथोड ऑसिलोग्राफ। इसके थ्रू क्या कर सकते हैं हम, जो भी इलेक्ट्रिकल चेंजेस हैं उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे इलेक्ट्रिकल चेंजेस तक हमारे क्या थे, फिजिकल चेंजेस थे, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया शॉर्टनिंग ऑफ मसल फाइबर, देन विस्कोसिटी, टोनिसिटी, और उसके बाद हीट प्रोडक्शन एंड इलेक्ट्रिकल चेंजेस। ये सारे के सारे मसल जो फिजिकल जो चेंजेस होंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन के ड्यूरिंग वहाँ पे होंगे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बायोकेमिकल चेंजेस इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, कि बायोकेमिकल चेंजेस क्या क्या होंगे यहाँ पे मसल्स के अंदर। बायोकेमिकल चेंजेस भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि फिजिकल चेंजेस थे। सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होगी, जिसके वो पोटेंशियल होगी जिसके ऊपर कोई भी स्टिमुलस नहीं आएगा, जब रेस्ट के ऊपर होगी मेम्ब्रेन। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होती है, किसी भी अगर हम सरफेस की या फिर सेल की या फिर जो भी हम बात कर रहे हैं मसल फाइबर की, तो उसके अंदर आउटसाइड और इनसाइड की हम बात करते हैं। इन दोनों के जो रेफरेंस में हम बात करते हैं, इन दोनों के कॉन्टेस्ट में बात करेंगे। बाहर की तरफ होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इनर साइड होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये हम बात करें सिर्फ आउटसाइड और इनसाइड की, और इसको हम बोलते हैं, इस स्टेज को हम बोलते हैं पोलराइज्ड, यानी कि इस टाइम पे ये पोलराइज्ड है, जो चार्जेस की वजह से इसको हम पोलराइज बोलेंगे। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे हमने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अंदर डिस्कस किया था, वही स्टेप्स यहाँ पे भी आएंगे कि फर्स्टली जो भी अभी तक तो ये रेस्टिंग स्टेज पे थी, पोलराइज थी। अब क्या होगा, जैसे ही कोई नर्व इम्पल आएगा, नर्व इम्पल आया, वो कहाँ पे जाएगा, मोटर एंड प्लेट के ऊपर। मोटर एंड प्लेट के ऊपर नर्व इम्पल आते ही कैल्शियम आयंस के लिए जो भी ये मोटर एंड प्लेट की जो मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगी, मोर परमेबल हो जाएगी। परमेबल होने के बाद जो कैल्शियम आयंस है वो अंदर की तरफ एंटर करेंगे, दोनों साइड से कैल्शियम आयन अंदर की तरफ एंटर करेंगे। कैल्शियम आयन एंटर करने के बाद जो साइनेप्टिक वेसिकल्स थे, इनसे एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा, और ये एसिटाइल कोलिन रिलीज क्या, एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ये रिलीज होने के बाद ये कहाँ जाएगा, साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर। ये जो पोर्शन होगा बीच का, इसको हम बोल लेंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे लिगेंड गेटेड चैनल होते हैं। अब ये जो एसिटाइल कोलिन है वो क्या है, अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा। तो यहाँ पे ये अपने रिसेप्टर से, रेड कलर है, ये जो ग्रीन कलर का रिसेप्टर, इससे ही बाइंड कर जाएगा। बाइंड करने के बाद ये जो चैनल्स है, ये जो सार्कोलेमा की लेयर है उसको सोडियम के लिए मोर परमेबल बना देगा। मोर परमेबल बनाने की वजह से जो चैनल्स है, लिगेंड गेटेड जो चैनल्स है वो ओपन हो जाएंगे। ओपन होने के बाद सोडियम चैनल्स क्या करेंगे, अंदर की तरफ एंट्री करना स्टार्ट कर देंगे। अभी जो अंदर की तरफ एंट्री करेंगे उस टाइम पे क्या होगा, जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, अब तक क्या थी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल थी, जिसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस बाहर के साइड थे और नेगेटिव चार्जेस इनसाइड थे। अब ये जो रेस्टिंग पोटेंशियल थी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ये डीपोलराइज्ड हो जाएगी, यानी कि जो चार्जेस है वो डीपोलराइज हो जाएगी। अब इस टाइम पे सोडियम आयंस अंदर की तरफ एंटर करेंगे, जिसकी वजह से अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्जेस हो जाएंगे और बाहर की तरफ नेगेटिव चार्जेस हो जाएंगे, और इसको हम बोलेंगे डीपोलराइज स्टेट। तो पहले पोलराइज थी, उसके बाद क्या हुई है, डीपोलराइज्ड हुई है। अब ये जो एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे डिवेल्प हुआ है डीपोलराइजेशन की वजह से, जिसको हम बोलते हैं +45 और 2+50 तक मिलीवोल्ट तक हम इस एक्शन पोटेंशियल को बोलते हैं। अब इसके बाद हमने बात की थी कि जो एसिटाइल कोलिन जो है न्यूरो ट्रांसमीटर है, वो जल्दी ही क्या कर दिया जाएगा, कंटिन्यूस स्टिमुलेशन ना आए उसकी वजह से क्या कर दिया जाएगा, इनएक्टिवेट कर दिया जाएगा थ्रू एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस एंजाइम की हेल्प से। अब ये जो एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे जनरेट हुई है वो आगे जाके क्या करेगी, इसके अलावा जो भी यहाँ पे चार्जेस आए थे या फिर जो एक्शन पोटेंशियल है वो मूव करेगी। मूव कहाँ करेगी, मसल फाइबर के अलोंग विद मूव करेगी। ऐसा कुछ थ्योरीज के थ्रू ऐसा प्रूफ हुआ है कि फर्स्टली जो सेंटर होता है वहाँ पे मसल फाइबर के सेंटर में जो एक्शन पोटेंशियल है वो आएगी, उसके बाद वो दोनों तरफ पूरी लेंथ के अंदर क्या हो जाएगी, जो लेफ्ट एंड राइट है उस तरफ मूव करेगी। मूव किसके थ्रू करेगी,
जो टी ट्यूब्यूल्स होते हैं, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल सिस्टम होता है, या फिर जो जेड लाइन होती है, इसके अलावा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उनके थ्रू ये मूव करेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं जो ये एक्शन पोटेंशियल जो +45 +55 या फिर डीपोलराइजेशन डिवेल्प हुई है, उसके बाद क्या होगा। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे डीपोलराइजेशन के बाद पे जो भी एक्शन पोटेंशियल है वो क्या कर ली जाएगी, पहले तो कंडक्ट की जाएगी थ्रू ऑल द मसल फाइबर, और इसके बाद क्या होगा, जो वेलोसिटी है कंडक्शन के एक्शन पोटेंशियल की वो होती है 3 to 5 मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी से ये मूव करेगा। इसके बाद क्या होगा, जो भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुई थी, एक प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, इसको एक्टिव कर देंगे। अब ये जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन है वो स्टिमुलेट हो जाएगा, और ये स्टिमुलेट होकर क्या करेगा, कैल्शियम स्टोरेज सैक्स जो है जिसको हमने बोला है एल ट्यूब्यूल्स, उसमें से क्या करेगा, या फिर सार्कोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है, एल ट्यूब्यूल और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो एल ट्यूब्यूल्स है उसमें से क्या करेगा, कैल्शियम आयंस को रिलीज करवाएगा। कैल्शियम आयन रिलीज होने के बाद ये इनिशिएट कर देंगे जो भी बायोकेमिकल चेंजेस हैं मसल फाइबर्स के, उनको ये इनिशिएट कर देंगे। इसके बाद जो एटीपी यहाँ पे जो एनर्जी यूज़ होगी उसके अंदर क्या होगा, एटीपी हाइड्रोलाइज होगी। यहाँ पे एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा इन द फॉर्म ऑफ एडीपी, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड एनर्जी की हेल्प से। अब यहाँ पे कुछ एटीपीजीज होते हैं जिनको इन एटीपीजीज को बोलते हैं मायोसिन एटीपीजीज। ये एटीपीजीज का नाम है यहाँ पे मायोसिन एटीपीजीज एंजाइम। इसके अलावा कुछ यहाँ पे जो मेटल्स है जैसे कि मैग्नीशियम और कैल्शियम आयंस जो मेटल है वो एज को फैक्टर की तरह एक्ट करेगी इस रिएक्शन के अंदर। अब ये जो एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस हुई है इस एनर्जी का क्या होगा, इसमें से 2/3 जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन के पास चली जाएगी, मसल कॉन्ट्रैक्शन को कॉन्ट्रैक्ट करने में, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में यूज हो जाएगी, और 1/3 जो है वो मसल को रिलैक्स करने में यूज हो जाएगी। और इसको हम बोलते हैं वाक लोंग और स्लाइडिंग मैकेनिज्म, जो कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो स्लाइडिंग मैकेनिज्म थ्योरी है, या फिर हम इसको बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अब नेक्स्ट और क्या क्या चेंजेस आएंगे। फर्स्ट क्या होगा, जो एक्टिव साइट होती है, एक्टिन और मायोसिन की हम बात कर चुके हैं पहले ही कि वहाँ पे क्या होती है, एक्टिव साइट होती है, और मायोसिन के पास एक्टिव साइट्स के ऊपर क्या होंगे, एक्टिन ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे बाइंड होंगे। तो जो भी एक्टिव साइट है एक्टिन की एक्सपोज कर दी जाएगी जैसे ही कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन से बाइंड करेंगे। तो अब ये कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन से बाइंड कैसे करेंगे। फर्स्ट जो मायोसिन बाइंडिंग साइट्स है वो ट्रोपोमायोसिन से कवर होती है। जहाँ पे भी मायोसिन बाइंड करना है एक्टिन के साथ, जो ट्रोपोमायोसिन है वहाँ पे वो ये साइट जो है वो कवर होगी ट्रोपोमायोसिन के थ्रू। अब जैसे ही कैल्शियम वहाँ पे बाइंड करेगा, कैल्शियम के बाइंड करने के बाद कैल्शियम कहाँ किससे बाइंड करेगा, ट्रोपोनिन सी से। ट्रोपोनिन सी से कैल्शियम बाइंड करते ही कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगे, यहाँ से यहाँ आएगा ये कैल्शियम बाइंड करने के बाद कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगे, और ये कन्फर्मेशनल चेंजेस क्या करेंगे, जो ट्रोपोमायोसिन मॉलिक्यूल है उसको और ज़्यादा डीपर लेके चले जाएंगे। जो भी एक्टिन स्ट्रैंड्स के, ये एक लाइट कलर का एक्टिन स्ट्रैंड है, एक डार्क कलर का एक्टिन स्ट्रैंड है, इन एक्टिन स्ट्रैंड का जो ग्रूव है उसके और ज़्यादा डीपर चले जाएंगे। ये डीपर जाने के बाद जो एक्टिन मॉलिक्यूल की एक्टिव साइट्स थी, जो ये ब्लैक डॉट में नजर आ रहे हैं, ये है मायोसिन बाइंडिंग साइट जो है वो क्या हो जाएंगी, एक्सपोज हो जाएंगी, और ये क्या फॉर्म कर लेंगी, एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स या फिर एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेंगी। नेक्स्ट क्या होगा, मायोसिन हेड जो है क्रॉस ब्रिज बना लेंगे एक्टिन के साथ। यहाँ पे ये क्या कर लिया, क्रॉस ब्रिज बना लिया है। क्रॉस ब्रिज बनाने के बाद क्या होगा, पावर स्ट्रोक आएगा। पावर स्ट्रोक के अंदर क्या होगा, मायोसिन हेड्स जो है वो बेंड कर जाएंगे एंड एडीपी एंड फॉस्फेट जो है वो रिलीज हो जाएंगे। जो भी एटीपी है वो यूज़ हो जाएगी और हाइड्रोलाइज होकर क्या कर लेगी, एडीपी और जो फॉस्फेट है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, वो रिलीज कर दी जाएंगे। तो इस टाइम पे क्या होगा, फर्स्ट क्या होगा, जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स बना था, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्या बना था, एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स या फिर एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स बना था। कॉम्प्लेक्स बनने के बाद ये एक्टिन है और मायोसिन हेड इसके साथ बाइंड कर गया था अटैचमेंट के बाद। तो यहाँ पे क्या आता, पावर स्ट्रोक आता, जिसके अंदर हाइड्रोलिसिस होगी और जो ये हेड था वो क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा। डिटैच होने के बाद क्या होगा, अगेन क्या होगा, कन्फर्मेशनल रिकवरी होगी, यानी कि हेड जो है वापस से रोटेट हो जाएगा और नेक्स्ट अटैचमेंट के लिए रेडी हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा,
जो कुछ मॉलिक्यूल्स जो है एटीपी के वो अटैच हो जाएंगे मायोसिन हेड से और क्रॉस ब्रिज से डिटैच हो जाएंगे। यहाँ पे हमने बात कर ली, ये एटीपी से डिटैच करके ये इनको क्या कर देगा, रोटेट कर देगा। रोटेट करने के बाद जो एटीपी है वो हाइड्रोलाइज हो जाएगी एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। अगेन क्या हो जाएगी, ये मायोसिन से भी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। और जो मायोसिन है वो वापस से क्या आ जाएगा, इसकी जो कॉक पोजिशन थी, जो इसकी ओरिजिनल पोजिशन थी उसके ऊपर ये प्रेजेंट हो जाएगा, यानी कि उसके ऊपर ये आ जाएगा। तो अब तक हमारी क्या है, फर्स्ट डीपोलराइजेशन हुई थी, उसके बाद फर्स्ट पोलराइज स्टेट थी, फिर डीपोलराइजेशन हुई। डीपोलराइजेशन के बाद क्या होगा, अब वापस से रीपोलराइजेशन होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, रीपोलराइजेशन होगी, यानी कि वापस से जो कर्व थी वो नीचे की तरफ आ जाएगी और वो एक्शन पोटेंशियल की तरफ जाना स्टार्ट कर देगी। इसके बाद कुछ चेंजेस आते हैं जो मसल फाइबर है उसके अंदर। जो फिजिकल चेंजेस के अंदर भी हमने एक डिस्कस किया था कि शॉर्टनिंग ऑफ द मसल फाइबर। अब इस यहाँ पे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कैसे होती है जो मसल फाइबर है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन के ड्यूरिंग पे उसमें क्या क्या चेंजेस, क्या क्या शॉर्टनिंग होती है। तो फर्स्ट क्या, रिलैक्स मसल है। रिलैक्स मसल के अंदर एक जेड लाइन होगी और सेकंड जेड लाइन के बीच का जो रीजन होगा उसको हम बोलेंगे सार्कोमियर। बीच में एम लाइन और ये ए बैंड और इस हाफ आई बैंड यहाँ पे इधर प्रेजेंट होंगे। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगी, कॉन्ट्रैक्शन होते ही क्या होगा यहाँ पे, तो जो ए बैंड है वो एज इट इज़ प्रेजेंट है। ए बैंड के अंदर कोई चेंज नहीं आया है यहाँ पे। और जो नेक्स्ट और जो एच जोन है, जो एच जोन प्रेजेंट था वो क्या होना स्टार्ट हो गया, यहाँ पे रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया। लेकिन जो स्पेस है यहाँ पे बीच में जो ग्रीन लाइन से शो किया हुआ है वो यहाँ पे चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज़ कॉन्स्टेंट रहेगा। मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद भी जो ये ए बैंड है वो एज इट इज़ रहा है, लेकिन जो स्पेस है बीच का वो क्या हो गया है, कम हो गया है। और जो आई बैंड है यहाँ पे वो भी क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है। तो चेंजेस के अंदर क्या क्या होगा, लेंथ ऑफ ए बैंड रिमेन अनचेंज्ड। ए बैंड की जो लेंथ है वो हमेशा वैसी ही रही है, चाहे वो मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्ट हो गया हो मसल फाइबर। डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट एच स्पेस रिमेन्स कांस्टेंट। जो एच बैंड के बीच में जो स्पेस है वो रिमेन्स कांस्टेंट ही रहेगा। साइज ऑफ एच स्पेस गोज ऑन डिक्रीजिंग। जो एच स्पेस का साइज है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, यहाँ पे और ज़्यादा डिक्रीज हो गया और फिर डिसअपियर ही हो गया है। डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट जेड लाइंस एंड साइज ऑफ द सार्कोमियर डिक्रीज। जो सार्कोमियर का साइज था फर्स्ट क्या था, ये इतना था, इसके बाद ये डिक्रीज हो गया है और ज़्यादा डिक्रीज हो गया है। नेक्स्ट क्या होगा, साइज ऑफ मायोफिलामेंट्स रिमेन अनचेंज। लेकिन जो कंप्लीट मायोफिलामेंट है वो क्या रहेगा, एज इट इज अनचेंज रहेगा। तो ये सारे के सारे क्या थे, चेंजेस थे मसल फाइबर के ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे। तो ये सारे के सारे चेंजेस क्या होंगे, बायोकेमिकल चेंजेस होंगे जो भी मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे होते हैं। नेक्स्ट जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी है वो कहाँ कहाँ से आएगी, एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो इसके अंदर क्या होता है, जो हाई एनर्जी फॉस्फेट्स होते हैं जैसे कि फॉस्फोक्रिएटिन या फिर एटीपी जो होता है, ऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो होते हैं यहाँ पे यूज़ होते हैं। तो या तो ये जो क्रिएटिन फॉस्फेट है ये क्रिएटिन फॉर्म कर सकता है और एटीपी से फॉर्म करेगा। तो एटीपी क्या है, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से भी रिलीज हो सकती है और ये एटीपी अगेन हाइड्रोलाइज भी हो सकती है एडीपी एंड और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की फॉर्म में। ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होगी, मायोसिन एटीपीएजीज इसमें हेल्प करेगा जो कि कॉन्ट्रैक्शन में यूज़ होगी। कैल्शियम एटीपीएजीज रिलैक्सेशन में यूज़ होगी जो कि। इसके बाद क्या होगा, जो ग्लूकोज होती है जो ब्लड के अंदर वो क्या करेगी, वो ग्लाइकोजन के अंदर भी स्टोर हो सकती है। तो ग्लूकोज होगी या फिर ग्लाइकोजन हो गया, वो क्या करेंगे ग्लाइकोलिसिस के थ्रू वो भी एटीपी प्रोड्यूस करेंगे, या फिर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेंगे और लैक्टिक एसिड वापस से ब्लड के अंदर चला जाएगा, या फिर ये जो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नेक्स्ट करेंगे इससे। इसके अलावा ऑक्सीजन जो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में हेल्प करेगा और फैटी एसिड्स भी क्या करेंगे यहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करके एटीपी प्रोड्यूस करेंगे। या फिर जो प्रोटीन्स है वो भी अमीनो एसिड्स के अंदर ब्रेक होके वो भी क्या करेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू एटीपी प्रोड्यूस करेंगे। तो क्या हुआ है यहाँ पे एटीपी प्रोड्यूस होगा या फिर क्रिएटिनिन फॉस्फेट होगा जिसकी हेल्प से क्या होगा
जो भी एनर्जी है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए वो आएगी, वो प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट इज़ द कोरी साइकिल। कोरी साइकिल के अंदर क्या होता है, फर्स्ट कोरी साइकिल क्या होती है, जो भी रीसिंथेसिस होता है या फिर जिसको बोलते हैं रीजनरेशन, जो भी रीजनरेशन होता है यहाँ पे मसल्स ग्लाइकोजन का या फिर ग्लूकोज का, उसको हम कोरी साइकिल बोलते हैं। इसके अंदर क्या होगा, फर्स्टली जो मसल के अंदर ग्लूकोज होगी या फिर जो लीवर के अंदर ग्लूकोज है वो कहाँ जाएगी, मसल के अंदर जाएगी, ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अब यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस होगा जिसके थ्रू एटीपी और NADH फॉर्म हो जाएंगे। इसके बाद ये जो है ग्लूकोज के अंदर ग्लूकोज जो है वो 2-पायोरेट के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, और 2-पायोरेट क्या करेगा, 2-लैक्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ से भी क्या होंगे, NADH जो है वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। इसके बाद जो लैक्टेट है वो क्या कर दिया जाएगा, ब्लड के थ्रू लीवर के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब ये जो 2-लैक्टेट है, अगेन यहाँ पे NAD+ क्या है, रीजनरेट कर दिया जाएगा और 2-पायोरेट के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। पायोरेट के अंदर कन्वर्ट होने के बाद जो NADH है वो अगेन NAD+ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे ATP 6 ATP मॉलिक्यूल्स क्या कर देंगे, अगेन ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर पार्टिसिपेट करके ग्लूकोज फॉर्म कर देंगे। तो ये जो ग्लाइकोजन या फिर ग्लूकोज का जो रीजनरेशन हुआ है वो ऐसे चलता रहता है, जिसको हम बोलते हैं कोरी साइकिल। इसके बाद जो लैक्टेट था उसको कैन बी कन्वर्टेड बैक टू द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन द लीवर, ये क्या कर दिया जाएगा, वापस से कन्वर्ट कर दिया जाएगा ग्लूकोज के अंदर। इसके बाद 2 टर्म्स आती है, आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसो यानी कि सेम, और टोनिक यानी कि जो टोनस होगा, मसल टोनस जिसको हम बोलते हैं। तो आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्या रहेगा, टोन तो सेम रहेगा, यानी कि टोनस तो सेम रहेगा, लेकिन जो लेंथ है वो चेंज हो जाएगी। व्हेन मसल फाइबर शॉर्टन्स, मसल फाइबर तो शॉर्ट हो गए यहाँ पे, परफॉर्म मैकेनिकल वर्क विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज ऑफ द मसल टोन, लेकिन ये अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा बिना किसी चेंज के, मसल टोन यहाँ पे चेंज नहीं होगा। और आइसोमेट्रिक के अंदर क्या होगा, यानी कि लेंथ तो सेम है यहाँ पे, लेकिन टोनस क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। When the length of the muscle fiber doesn't change, लेंथ के अंदर कोई चेंज नहीं आया है यहाँ पे, बट इट्स टोनिसिटी कंसिडरेबली इंक्रीज, और टोनिसिटी में चेंज आ गया, वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो वर्क जो है वो उतना ही कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है, टोनिसिटी सेम रही है लेकिन लेंथ डिक्रीज हो गई है, और यहाँ पे क्या हुआ है, लेंथ सेम रही है लेकिन टोनिसिटी इंक्रीज हो गई है। So that's all about the muscle physiology. Thank you so much.